उधर एक दिन नागेश्वर का पिता नागेश्वर द्वारा खरीद कर लाए गए उस अद्भुत पलंग को निकालता है और रात्रि विश्राम के समय उसी पर सो जाता है। जैसे ही राजा सोता है, रात्रि के सन्नाटे में उस पलंग के पायों के बीच आपस में वार्ता शुरू हो जाती है। ये देख राजा चौंक उठता है, परंतु बिना आंखें खोले चुपचाप लेटे लेटे ही वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। पलंग में से एक पाया धीरे धीरे बोलता है, मेरे भाइयों, मेरे हिस्से को सहारा देते हुए तुम सोते हुए राजा का ख्याल रखना। जरा मैं इस शहर में घूम कर आता हूं। ये सुनते ही उसके बाकी साथी पायों ने हामी भरी और वह पाया अपने स्थान से सरक कर चुपचाप बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे चलकर शहर के बाहरी छोर की ओर बढ़ने लगता है, जहां उसे एक बुढ़िया रोती हुई दिखाई देती है। वो पाया तुरंत उसके पास जाकर बोला, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? बुढ़िया ने आंसू पोंछते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूं, और ये राजा, ये तो बड़ा धर्मात्मा है, बहुत ही नेक है। लेकिन आज आज इसे इसकी ही जूती में छिपी बैठी एक नागिन डस लेगी। ये सुन पाया चौंक गया। क्या? नागिन राजा को डस लेगी? उसने बुढ़िया को सांत्वना दी। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, जब तक हम हैं राजा को कुछ नहीं होगा। फिर वह तेजी से अपने साथियों के पास गया और बिना देर किए उस जूती से नागिन को मार गिराया। इसके बाद वह चुपचाप फिर से अपनी जगह पर जाकर स्थापित हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर राजा भी उसकी इस पूरी प्रक्रिया को चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनता रहता है। पहले पाये के वापस आने के बाद दूसरा पाया भी धीरे धीरे अपनी जगह से निकलता है और उस रहस्यमयी शहर के भ्रमण पर निकल जाता है। और फिर क्या? वो पाया भी राजा के खजाने से चोरी कर रहे चोरों को रंगे हाथों पकड़ लेता है, उन पर टूट पड़ता है, उन्हें मार गिराता है और गर्व के साथ अपने स्थान पर वापस स्थापित हो जाता है। तब तीसरा पाया शहर के बाहर जाकर देखता है कि किसी अन्य राजा ने उस धर्मात्मा राजा पर अपना कब्जा करने के लिए उसके चारों ओर डेरा डाल रखा है। वो उसकी स्वतंत्रता छीनने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये देख तीसरे पाये का खून खौल उठता है। वह बिना समय गंवाए शहर से बाहर पड़ी सारी सेना का विनाश कर देता है, शत्रु की एक भी चाल सफल नहीं होने देता। फिर शांत मन से वापस आकर अपनी जगह पर स्थापित हो जाता है। फिर चौथा पाया बार टहल कर आता है तो उसे अचानक सूचना मिलती है, राजा जिस कमरे में सो रहा है वो कमरा कभी भी गिर सकता है। ये सुनते ही चौथे पाये का दिल हिल जाता है। वो भागकर अपने बाकी साथियों को बुलाता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, जल्दी करो, राजा को बचाना होगा। फिर सभी पाये मिलकर उस पलंग को जिस पर राजा सो रहा होता है धीरे धीरे वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी धड़ाम, वो कमरा सचमुच भरभरा कर गिर पड़ता है। सबके होश उड़ जाते हैं। राजा भी घबरा कर उठ बैठता है। ये क्या हुआ? तब चौथा पाया आगे बढ़कर नम्रता से कहता है, महाराज, अगर हम कुछ पल और देर कर देते तो आपकी जान जा सकती थी। सुबह जब राजा जागता है तो उसके सामने दो चौंका देने वाले सबूत होते हैं, मकान का गिरा हुआ ढांचा और जूती में मरा हुआ सर्प। वो ये देख एकदम सन्न रह जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसे उस पलंग की करामात याद आती है जो रात भर उसकी जान की रक्षा करता रहा। राजा के मन में पछतावे की लहर दौड़ जाती है। वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। हाय, मैंने नागेश्वर के साथ कितना बड़ा अन्याय कर डाला। उसे राज्य से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा कि वो कितना गुणी और सेवाभावी व्यक्ति है। वो पलंग को देखता है और मन ही मन सोचता है, इस पलंग की कीमत? अरे नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसकी करामात तो अनमोल है, इसने तो मेरी जान बचाई है। तब राजा नागेश्वर द्वारा लाए गए उस पलंग के विक्रेता के पास जाकर पलंग और नागेश्वर के बारे में जानकारी करता है। पलंग बेचने वाले विक्रेता ने राजा से कहा, महाराज, वो खरीदार कुंवर साहब तो पलंग खरीद कर आज तक मेरे पास वापस ही नहीं आए। कारीगर, उसे तो मैंने नासमझी में गुस्से होकर अपने राज्य से 1 वर्ष के लिए बाहर निकाल दिया था। अब आप उस पलंग के पैसे मुझसे ले लीजिए। राजा ने तुरंत टोका, नहीं, पलंग के पैसे तो मुझे उसी व्यक्ति से लेने हैं जिसने उसे खरीदा था। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। वो जब वापस आएगा मैं उसी से पैसे ले लूंगा। आप चिंता मत करें। लेकिन तभी विक्रेता ने राजा से उत्सुकता में पूछा, महाराज, आप भी तो उस पलंग के बारे में मुझे कुछ बताइए। मेरे पलंग की असली कीमत बताइए। क्या वाकई उस पलंग की कीमत उतनी ही है जितनी मैंने बताई थी, या उससे भी ज्यादा? इस पर राजा ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, कारीगर, उस पलंग की कीमत का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। उसकी कीमत अमूल्य है। उधर नागेश्वर, जहां वह अपना समय व्यतीत करते हुए नौकरी कर रहा था, वहीं अचानक उस राज्य के सारे सैनिकों का एक भयानक फंक्शन हो जाता है।
सैनिकों में हड़कंप मच जाता है और वे सभी राजा से गुहार लगाते हैं, महाराज, हमारी सुरक्षा के लिए कोई दूसरी ठोस व्यवस्था कीजिए। राजा भी चिंतित हो उठता है। वह तुरंत अपने मंत्री से विचार विमर्श करता है और फिर नागेश्वर को उस स्थान की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सौंप देता है। नागेश्वर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह तुरंत कमर कस लेता है। अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए वह अपने विश्वास पात्र साथी ब्राह्मण को शहर के भीतर के इलाके में भेज देता है। तू अंदर देखभाल कर, मैं बाहर संभाल लूंगा। और स्वयं शहर के बाहरी इलाके में रहकर पूरे क्षेत्र का सख्ती से निरीक्षण करने लगता है। उसकी आंखें हर कोने पर थीं, हर गतिविधि पर निगाह, जैसे वो कह रहा हो, अब देखना, इस शहर को एक पत्ता भी हिलाए बिना कोई पार नहीं कर सकता। फिर चौथा पाया बार टहल कर आता है तो उसे अचानक सूचना मिलती है। राजा जिस कमरे में सो रहा है वो कमरा कभी भी गिर सकता है। ये सुनते ही चौथे पाये का दिल हिल जाता है। वो भागकर अपने बाकी साथियों को बुलाता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, जल्दी करो, राजा को बचाना होगा। फिर सभी पाये मिलकर उस पलंग को जिस पर राजा सो रहा होता है धीरे धीरे वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी धड़ाम, वो कमरा सचमुच भरभरा कर गिर पड़ता है। सबके होश उड़ जाते हैं। राजा भी घबरा कर उठ बैठता है। ये क्या हुआ? तब चौथा पाया आगे बढ़कर नम्रता से कहता है, महाराज, अगर हम कुछ पल और देर कर देते तो आपकी जान जा सकती थी। सुबह जब राजा जागता है तो उसके सामने दो चौंका देने वाले सबूत होते हैं, मकान का गिरा हुआ ढांचा और जूती में मरा हुआ सर्प। वो ये देख एकदम सन्न रह जाता है। सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसे उस पलंग की करामात याद आती है जो रात भर उसकी जान की रक्षा करता रहा। राजा के मन में पछतावे की लहर दौड़ जाती है। वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। हाय, मैंने नागेश्वर के साथ कितना बड़ा अन्याय कर डाला। उसे राज्य से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा कि वो कितना गुणी और सेवाभावी व्यक्ति है। वो पलंग को देखता है और मन ही मन सोचता है, इस पलंग की कीमत? अरे नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसकी करामात तो अनमोल है। इसने तो मेरी जान बचाई है। तब राजा नागेश्वर द्वारा लाए गए उस पलंग के विक्रेता के पास जाकर पलंग और नागेश्वर के बारे में जानकारी करता है। पलंग बेचने वाले विक्रेता ने राजा से कहा, महाराज, वो खरीदार कुंवर साहब तो पलंग खरीदकर आज तक मेरे पास वापस ही नहीं आए। कारीगर, उसे तो मैंने नासमझी में गुस्से होकर अपने राज्य से 1 वर्ष के लिए बाहर निकाल दिया था। अब आप उस पलंग के पैसे मुझसे ले लीजिए। राजा ने तुरंत टोका, नहीं, पलंग के पैसे तो मुझे उसी व्यक्ति से लेने हैं जिसने उसे खरीदा था। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। वो जब वापस आएगा मैं उसी से पैसे ले लूंगा। आप चिंता मत करें। लेकिन तभी विक्रेता ने राजा से उत्सुकता में पूछा, महाराज, आप भी तो उस पलंग के बारे में मुझे कुछ बताइए। मेरे पलंग की असली कीमत बताइए। क्या वाकई उस पलंग की कीमत उतनी ही है जितनी मैंने बताई थी या उससे भी ज्यादा? इस पर राजा ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, कारीगर, उस पलंग की कीमत का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। उसकी कीमत अमूल्य है। उधर नागेश्वर, जहां वह अपना समय व्यतीत करते हुए नौकरी कर रहा था, वहीं अचानक उस राज्य के सारे सैनिकों का एक भयानक फंक्शन हो जाता है। सैनिकों में हड़कंप मच जाता है और वे सभी राजा से गुहार लगाते हैं, महाराज, हमारी सुरक्षा के लिए कोई दूसरी ठोस व्यवस्था कीजिए। राजा भी चिंतित हो उठता है। वह तुरंत अपने मंत्री से विचार विमर्श करता है और फिर नागेश्वर को उस स्थान की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सौंप देता है। नागेश्वर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह तुरंत कमर कस लेता है। अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए वह अपने विश्वास पात्र साथी ब्राह्मण को शहर के भीतर के इलाके में भेज देता है। तू अंदर देखभाल कर, मैं बाहर संभाल लूंगा। और स्वयं शहर के बाहरी इलाके में रहकर पूरे क्षेत्र का सख्ती से निरीक्षण करने लगता है। उसकी आंखें हर कोने पर थीं, हर गतिविधि पर निगाह, जैसे वो कह रहा हो, अब देखना, इस शहर को एक पत्ता भी हिलाए बिना कोई पार नहीं कर सकता।